हमारे देश के अंदर में जो मुस्लिम पॉपुलेशन के बीच में जो जिहादी हैं एंड 90% ऑफ देम आर जिहादी। चीन की सरकार जिस तरह से उइघुर मुस्लिम्स के साथ व्यवहार कर रही है, दाढ़ी काटने को बोल दिया, बुर्का बैन कर दिया, मोहम्मद राम रखना बंद कर दिया, चर्च को भी किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है हिंदुस्तान पर हमले के लिए, उसका आपने उदाहरण देख लिया। ये जो नलिनी जो राजीव गांधी की किलर थी कि जब राजीव गांधी की हत्या होती है तो कोई कांग्रेसी नहीं मरा उसमें। जब उसके पास न्यूक्लियर पावर आ जाता है वो फिर वो प्रॉक्सी वॉर शुरू कर देती है। जैसे ही पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक्वायर किया, बड़े जोर शोर से यहाँ पे जिहादी टेररिज्म शुरू हुआ इंडिया में। आपने जुडिशरी के अंदर भी इनकी इन्वॉल्वमेंट बताई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और इसके ऊपर हम बात करेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवाद का इस्तेमाल किया भारत के अंदर, क्या उसी तरीके से इस्तेमाल चाइना हमारे देश के अंदर जो कॉन्फ्यूशियस सेंटर्स है, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको फंड करके कर रहा है? और इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा, राजीव गांधी फाउंडेशन इस देश की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रन करती है या उसका उससे संबंध है। उसको लगभग 1.5 करोड़ यानी 1.30 करोड़ के करीब का अमाउंट है, वो चंदा दिया जाता है, और उसमें जो FCRA के जो गाइडलाइंस हैं उनको बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा जाता। इसी वजह से अभी रिसेंटली उनका FCRA लाइसेंस भी बंद हुआ है। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, और उनका नाम पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हक हो या ना हो, देश का हक तो ज़रूर है। तो ये कितनी बड़ी साजिश है, कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल किया जाए, जुडिशरी का इस्तेमाल किया जाए, पॉलिटिकल तंत्र का इस्तेमाल किया जाए, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जिहादियों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान काम करता है। आपका सवाल बहुत अच्छा था। आपने बोला जिस तरह से पाकिस्तान अपने जो तंत्र है उसको लेवरेज करता है, उसी तरह से। तो देखिए, हमारे देश में तीन तरह के लोगों को लेवरेज किया जाता है। जो पाकिस्तानी हैं वो हमारे देश के अंदर में जो मुस्लिम पॉपुलेशन के बीच में जो जिहादी हैं एंड 90% ऑफ देम आर जिहादीज, वो टेररिज्म के एक्ट में वो इंडल्ज करें या ना करें, लेकिन यह जिहादीज। और आपको लग रहा होगा अभी कि मैं बहुत बड़ी फिगर मैंने दे दिया 90% की, तो आप मुझे कोई ऐसा मुसलमान ले आए। अभी तक तो मैं पता नहीं, पिछले कई सालों से मैं टेलीविज़न पे आ रहा हूँ। उस दिन भी मैंने एक TMC का था, बाकी और भी पार्टीज़ के आते हैं, कांग्रेस के भी। मैं उनसे सिर्फ एक बात कहता हूँ कि आप ये कह दो, क्या जिस तरह से चीन की सरकार जिस तरह से उइघुर मुस्लिम्स के साथ व्यवहार कर रही है, दाढ़ी काटने को बोल दिया, बुर्का बैन कर दिया, मोहम्मद राम रखना बंद कर दिया, क्या आप उसकी भर्त्सना करते हैं? आज तक मुझे कोई मुसलमान नहीं मिला हिंदुस्तान में। चीज़ इसमें और ऐड कर दूं, 56 मुस्लिम देश हैं सर, वहाँ पे चाइनीज़ एम्बेसीज भी हैं, उनके सामने भी इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं नज़र आता है। वही मैं कह रहा हूँ। उनके तो कई और कारण होंगे, उनके व्यापार के हैं, बिकॉज अ बिग मार्केट, स्पेशली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का आप देख रहे हैं किस तरीके से सऊदी अरेबिया और चाइना है। तो उनसे एक भी किसी ने ये, मतलब मैंने कहा कि आप इस बात की भर्त्सना करते हैं कि या नहीं करते हैं, उन्होंने कभी नहीं की है। इसके पीछे मनोविज्ञान क्या है? इसके पीछे द साइकोलॉजी इज कि चीन वो समझते हैं कि भारत के खिलाफ, चूंकि वो पाकिस्तान का एक एलाई है, स्ट्रैटेजिक एलाई है, वो गज़वाए हिंद में चीन उनकी मदद उनके लिए लाभदायक है। और इसलिए आपको किसी भी पार्टी का, किसी भी तरह का मुसलमान कभी चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। हाँ, वो ये सब बातें बोलेगा, आपने ज़मीन दे दी, आपने वो कर दिया, उसके पीछे केवल वो सरकार को टारगेट करना है, ठीक है ना। तो एक तो रहा जिहाद का हमला, ठीक है। अब इनको भी लेवरेज किया जाता है। दूसरा है चर्च, ठीक है।
चर्च को भी किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है हिंदुस्तान पर हमले के लिए, उसका आपने उदाहरण देख लिया। ये जो नलिनी, जो राजीव गांधी की किलर थी, उसका भी आपने देख लिया। मतलब ऐसा लग रहा था कि अगर इसको रिहा नहीं किया गया तो डीएमके सरकार के तो उनकी मत तो नानी मर जाएगी। माननीय जज साहब को लग रहा था, वो इतने बेचैन थे। आप लैंग्वेज देखो उस पूरे उस दिन का जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चले, और यहाँ पर जो ये विदेशी महिला जो हैं, ये और उनकी पुत्री वहाँ जाती हैं और ये कि वी फॉरगिव यू, जैसे बहुत बड़े पोप बने हुए हैं कि आप किसी को फॉरगिव कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। ये बेचैनी कुछ थी कि अगर नलिनी ने मुंह खोल दिया गया होता, और जो चर्च का रोल था राजीव गांधी के असैसिनेशन में, वो कहीं सामने ना आ जाए। तो एक बहुत बड़ा एक ये तंत्र था। और मैं उस समय चेन्नई में पोस्टेड था जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी। मेरे बिल्कुल बाजू में ही वो इंटरनेशनल मीनम्बक्कम एयरपोर्ट था। मैं गया था उस दिन, मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर थे, मैं ओटीए में पोस्टेड था, उनको मैं ऐसे ही रिसीव करने गया था। मैंने राजीव गांधी को उस दिन देखा था। ठीक है साहब, अब आप बताओ कि आप देख रहे हो ना ये आजकल कौन सी जोड़ो यात्रा में, जोड़ो यात्रा पर है ये है, तो इसके साथ जहाँ भी जाता है तो मैं कौन, जो हमारी भारतीय वो राजनीति की जो संस्कृति है, मैं प्रदेश अध्यक्ष तो ये क्या, मैं मतलब यहाँ का सचिव तो ये है, मैं ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सारे उसमें लगे रहते। आप यकीन करेंगे कि जब राजीव गांधी की हत्या होती है तो कोई कांग्रेसी नहीं मरा उसमें। मुपनार उस समय प्रेसिडेंट था, वह नहीं था। जयंती नटराजन जो कि लोकल कैंडिडेट थी वहाँ से, श्री पेरुम्बदूर से, उसने कहा आप कहाँ थी, तो उसने कहा कि मैं पर्स भुलाई थी अपना। तो अब कितनी बड़ी ये साजिश थी। और उस समय मुझे तो यही एहसास होता था, मेरी उम्र कम थी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर मैं डिसर्न कर रहा था कि वहाँ की आबो हवा में ऐसा लगता था कि यहाँ एलटीटी ने पूरा टेक ओवर कर लिया है स्टेट को। डीएमके का राज था जब उनका असैसिनेशन हुआ, किसी के वहाँ पर किसी को इस बात का शक ही नहीं था कि ये डीएमके वालों और ये सब लोगों ने करवाया भाई को, मतलब ये जितने भी ये लोग थे, ये किसी के मन में शक नहीं था। पूरी शक और दिखाने के लिए कुछ कांग्रेस वाले भी ये वो शक को ये किया उन्होंने। उसके बाद से ये क्योंकि श्रीलंका से मैं काफ़ी जुड़ा हुआ था बाद में अपने प्रोफेशनल करियर में, श्रीलंका तो उस समय तो नहीं, लेकिन एक अब बाद में ये चीज़ एहसास हुआ कि एलटीटी का चर्च से बहुत ज़्यादा वो था। पूरी जो जाफना कार्डर्स थी, इनकी जो टॉप लीडरशिप थे, वो सारे के सारे क्रिश्चियंस थे, इंक्लूडिंग प्रभाकरन। एक इनका वो आइडियोलॉग होता था एंटन बालासिंघम, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता था। और तमाम जितने ये यूरोपियन देश हैं वहाँ पर इनको दामाद की तरह ट्रीट किया जा रहा था। जितने हिंदू शरणार्थी थे वो तो सब रामेश्वरम की तरफ आ गए थे, और ये जितने क्रिश्चियंस थे ये वहाँ पे आपके यूरोपियन देशों में चले गए। तो ये मैंने आपको एक चर्च का एंगल बता दिया, और चर्च का माओवाद से भी साठगांठ है, ठीक है ना। और तीसरा ये वामपंथी है। तो ये तीन तरह का हमला है। अब ये क्यों है इसको भी समझ लीजिए आप। मेरा अपना विश्लेषण ये है कि जब भी कोई देश जो इज्म पे आधारित है, वो जिहादिज्म पे हो या कम्युनिज्म पे हो या क्रिश्चियनिटी पे, जब उसके पास न्यूक्लियर पावर आ जाता है वो फिर वो प्रॉक्सी वॉर शुरू कर देती है, क्योंकि उसको यही इत्मीनान रहता है कि कन्वेंशनल लड़ाई हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। 1966 के आसपास आपने देखा चाइना वेंट न्यूक्लियर, ठीक है। और उसके बाद से उन्होंने यहाँ पे नक्सलिज्म पूरे जोर शोर से शुरू हो गया। कई ये कानू सन्याल वगैरह ये सब वहाँ भी गए थे आपके चाइना यूनान प्रोविंस में ट्रेनिंग के लिए। सब ट्रेनिंग, माओ ने उस समय कहा था जब ये नक्सलबाड़ी मूवमेंट, अ पील ऑफ थंडर
हैज़ डिसेंडेड ऑन इंडिया, ऐसे ऐसे ये कहे था। ये जितने ये माओवादी वाले थे कहते थे क्या बंगाली में कि चाइना का चेयरमैन हमारा चेयरमैन, ठीक है ना। और उन्हीं माओवादियों को लेकर सोनिया गांधी ने बाद में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया था, ठीक है ना, आप सब उसको जानते हैं। तो एक वो हुआ, ठीक है, नक्सलिज्म शुरू हुआ। उसी तरीके से जैसे ही पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक्वायर किया, बड़े ज़ोर शोर से यहाँ पे जिहादी टेररिज्म शुरू हुआ इंडिया में। आप टाइमिंग देखिएगा। और थोड़ा और पहले चले जाएं तो 1949 में सोवियत यूनियन ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था और उसके बाद से कोल्ड वॉर उसी के बाद से शुरू हुआ था। तो ये इससे ये जुड़ा हुआ है। जहाँ तक प्रॉक्सी वॉर की सवाल है साहब, सबके रवैया हम लोग देखते हैं, हम देख रहे हैं और आप देख रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, चाहे वो किसी भी पद में बैठा हुआ हो और वो प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है, चाहे वो कितनी भी अच्छी अंग्रेजी बोलता हो, मैं उसको देशद्रोही मानता हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऐसा रवैया है कि कोई कम्युनिस्ट है, अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि सबसे पहले कम्युनिस्ट ने वो अंग्रेजी बोलने वाले को पकड़ा इन्होंने, ठीक है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिया, उसको कैप्चर किया। उसी तरह का इनको इतिहास पढ़ाया जाता था, उसी तरीके का इंडोक्ट्रिनेशन था। और जहाँ तक चर्च का सवाल है तो हमारे यहाँ आईसीएस वाले थे। आईसीएस वाले जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह में वो इन्फ्लुएंस करने लगे। तो जिस तरह से आईसीएस का जो चीज़ों को देख के सिलेक्शन होता था वो आईएएस का सिलेक्शन, अब क्योंकि अंग्रेजी भाषा पर इतना ज़्यादा एम्फेसिस था तो वही लोग जो कॉन्वेंट स्कूल्स वगैरह में जो पढ़े हुए थे वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में गए, फिर से वो संरक्षण मिलने लगा। नहीं तो आज़ादी के बाद ये कॉन्वेंट स्कूल्स के खुले ये यूपी और बिहार और ये इसमें कोई इसको स्थापित करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। तो इस तरीके से जो चर्च और ये इस तरीके से हमारे हिंदुस्तान पे हावी है। नेहरू ने कहा यार ये समझ में नहीं आया, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है क्या, कौन सी लाइन। भारत के अंदर में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको वो मैनिपुलेट करता है। अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्यों आपसे कन्वेंशनल युद्ध करेगा, आपके अंदर में ही जिहादी बैठे हुए हैं। इतने सारे आंतरिक दुश्मन होने के बावजूद ये देश, आप सोचो कि इट हैज बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। ये पैदाइशी गंदे राष्ट्र विरोधी लोग हैं। सांस्कृतिक रूप से पूरे अगर सब कॉन्टिनेंट को देख ले तो उसके कोर में सनातन है।